जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 22 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हम लोग रेगुलरली करते आ रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले करंट अफेयर की ओर। पहला क्वेश्चन है साथियों आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रिलेटेड, जिसने अभी 7 साल पूरे किए हैं। ठीक है, 7 साल पूरे किए हैं किसने? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेगमेंट ने। ठीक है, 7 साल पूरे किए हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको पायलट कर रही है, या कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है जो इसको इस स्कीम को चला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है साथियों, आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेकेंड ऑप्शन है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पायलट कर रही है, या इनिशिएट किया है, या उसको प्रारूप दे रही है? तो साथियों, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इम्प्लीमेंट कर रही है। कितने सालों से? तो 7 सालों से। ठीक है, 7 सालों से ये किया जा रहा है। 2016 में आई थी। ठीक है, 2016 में आई थी, 7 साल कंप्लीट हुए हैं। कौन इससे रिलेटेड है? कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड है। ठीक है, तो ग्रामीण की योजना है ना, ग्रामीण एरिया की योजना है। ठीक है, ग्रामीण की योजना है, ग्राम की योजना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है साथियों, इसका एम क्या है? एम पता ही चल जा रहा है, आवास मतलब हाउसिंग स्कीम है ये। ठीक है, रूरल हाउसिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत सभी को एक घर मिलेगा। और ये जो स्कीम है इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। इससे पहले ये स्कीम इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इसकी किससे कैसे जानी जाती थी? तो इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। अब ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि बेनिफिशियरीज देखना है कि कैसे सेलेक्ट होते हैं बेनिफिशियरीज इस स्कीम के लिए। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। ठीक है, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, वो वाला सेंसस नहीं है जो कि 2011 में एक इंडियन सेंसस हुआ था, नेशनल सेंसस हुआ था, उससे अलग है ये। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। उससे जो है बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको हाउस एलोकेट किया जाता है। ठीक है, फंडिंग प्रोसेस क्या है? तो फंडिंग 60-40 का है। ठीक है, 60-40 का है, मतलब ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पता होगा ना आप लोग को स्पॉन्सर्ड क्या होती है, जिसमें राज्य सरकार भी थोड़ा सा पैसा देती है। और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम क्या होती है? जिसमें पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसमें राज्य सरकार का कोई भी जो है मॉनेटरी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे फंडिंग भी हम लोग ने देख लिया। 60:40 की फंडिंग है प्लेन एरियाज़ में, और 90:10 की है नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज़ में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 60, अगर मान लीजिए इस स्कीम में 60 रुपये लागत आई है, तो 40 रुपये कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसमें से 60 रुपये सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 40 रुपये कौन देगी? 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी, 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और यहाँ पे यही हाल है। यहाँ पे 90-10 का है, क्या मतलब है? 90 रुपीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10 रुपीज़ जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिली स्टेट देगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे 3-4 डायमेंशन है, हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब आई थी? 2016 में आई थी, 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बेनिफिशियरीज कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ठीक है, और फंडिंग क्या है? 60-40 और 90:10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिली एरियाज़ में। प्लेन एरियाज़ में 60:40। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें पूरी समझ में आ गई होंगी, पूरी क्लैरिटी हो गई होगी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेगमेंट से रिलेटेड। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच गवर्नमेंट बैंड हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इन चारों में से किस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स? ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और फ्री होता है एडल्ट्रेशन से, मतलब मिलावट से फ्री रहता है। ठीक है, और इस्लामिक लॉ को फॉलो करता है क्या? हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है,
हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। पर अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी जो है मतलब फ़ोनी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कोई फेक प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ये बैन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कहाँ पे बैन हो गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में बैन हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और अभी साथियों हम लोग ने कल देखा था अपने करंट अफेयर्स में, उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज दिया गया है ना, कल ही हम लोग ने देखा था। ठीक है, बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज। ठीक है, बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज, याद रखिएगा। बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज किसको मिला था? प्लेन्स एरियाज में, तो उत्तर प्रदेश को मिला था। ये हम लोग ने कल वाले करंट अफेयर में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, उसमें और डिटेल्स हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग ने क्लियर कर लिया कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स किसने बैन कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने बैन कर दिया है। कहाँ पे बैन हुआ है? उत्तर प्रदेश में बैन हो गया है हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक दो बार पढ़ेंगे ऐसे ही याद हो जाएगा। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कहाँ बैन हो गया है? तो उत्तर प्रदेश में बैन हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कितना डिक्लाइन देखा गया है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, तो पहले 6 महीने में कितना डिक्लाइन विटनेस किया गया है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए चीज़ें क्या क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कितना डिक्लाइन देखा गया है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, फर्स्ट हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, उसमें कितना डिक्लाइन देखा गया है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। तो साथियों पहला ऑप्शन है आपके लिए 24%, सेकेंड ऑप्शन है 14%, थर्ड ऑप्शन है 42% और फोर्थ ऑप्शन है 33%। तो कितना डिक्लाइन हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब वही अप्रैल से दिसंबर तक का। ठीक है, अप्रैल से दिसंबर तक का में कितना विटनेस किया गया है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 24%। ठीक है, 24% जो है रिडक्शन देखी गई है, कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, और ये कितना हो गया है? $20.5 बिलियन पे आ गया है। ठीक है, 20.5 बिलियन डॉलर पे आ गया है। ठीक है, तो ये दो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो परसेंटेज वाइज और फिर एब्सोल्यूट टर्म्स में $20.5 बिलियन आ गया है फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होके। ठीक है, ड्यूरिंग इनिशियल 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, कितना हो गया साथियों? 24% डिक्लाइन हुआ है। कितना एब्सोल्यूट टर्म्स में? $20.5 बिलियन के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको, आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे एकदम समझ में आ गई होंगी। क्या डिक्लाइन किया है? तो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर गए हैं 24% परसेंटेज टर्म्स में, और एब्सोल्यूट टर्म्स में $20.5 बिलियन। ठीक है, तो सब 2020s में ही है। ठीक है, FDI जो गिरा है वो भी, उसका परसेंटेज भी 20s में है, मतलब 24, और जो एब्सोल्यूट डिक्लाइन है वो भी 20s में है, $20.5 बिलियन। तो ऐसे आप थोड़ा सा हैक लगा के याद कर सकते हैं, ताकि अगर जैसे 14 दिया है, 42% दिया है, 33, तो आप इन सबको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो डिक्लाइन है वो परसेंटेज और एब्सोल्यूट टर्म्स दोनों ही में 20s में है, तो आपको याद रहेगा कि 24% परसेंटेज डिक्लाइन है और $20.5 बिलियन जो है एब्सोल्यूट डिक्लाइन है। तो क्या होगा, अगर आपसे ऐसे करके कोई ऑप्शंस रहेंगे तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ों में क्लैरिटी हो गई होगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कितने इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिसके लिए 1100 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है, 1100 करोड़ एलोकेट किया गया है कितने इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाउ मेनी इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन विल बी डेवलप्ड विद सिग्निफिकेंट एलोकेशन ऑफ ओवर ₹1100 करोड़। ठीक है, तो 1100 करोड़ की लागत में कितना इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 22, सेकेंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है 32 और फोर्थ ऑप्शन है 35। ठीक है, तो आपको बताना है कितने इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे 1100 करोड़ की लागत पे। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो साथियों इसका सही आंसर है 25। ठीक है, तो 25 अभी क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर साहब है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अनाउंस किया है 1100 करोड़ रुपए टू डेवलप 25 इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा 25 इनलैंड वाटरवेज होंगे, 1100 करोड़ रुपए की लागत है, की राशि दी गई है 1100 करोड़
रुपए की, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 3 डायमेंशन है। पहले तो कितना पैकेज अनाउंस किया गया है, तो 1100 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। कितने इनलैंड वाटरवेज के लिए, तो 25 इनलैंड वाटरवेज के लिए, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। किस एरिया में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। अब उसमें असम में सबसे ज़्यादा लगभग 13 या 12 है। अब तो हमको इतना जाकर इतना ज़्यादा जाके हमको डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको बस इतना पढ़ लेना है कि कितनी एलोकेशन हुई है, तो 1100 करोड़ एलोकेशन हुई है। कितने इनलैंड वाटरवेज बनेंगे, तो 25 इनलैंड वाटरवेज बनेंगे। किस रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है साथियों। और ये कब तक कंप्लीट होने की संभावना है, तो जनवरी 2024 तक कंप्लीट होने की संभावना है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है साथियों, प्राइवेट बैंक के सिंगल डे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज से रिलेटेड। तो प्राइवेट बैंक्स ने क्या किया है, सिंगल डे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है सबसे ज़्यादा इन 7 सालों में, ठीक है। 7 सालों में रिकॉर्ड 83 बिलियन रुपीज़ का क्या किया गया है, वन डे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया गया है, ठीक है। एक दिन में कितना गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया गया है, तो 83 बिलियन रुपीज़ का जो है गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया गया है, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये कब से हुआ है, ये सिंस 2016 के बाद अब ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज किया गया है, किसके द्वारा, प्राइवेट बैंक द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो पहले प्राइवेट बैंक है, सिंगल डे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कितना है फिर, $83 बिलियन का, और 83 बिलियन रुपीज़ का, सॉरी बार बार मुझसे डॉलर निकल आ रहा है, ठीक है। तो 83 बिलियन रुपीज़ का परचेज हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड का। और ये कितना बड़ा है, तो ये आखिरी बार इतना बड़ा कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। उसके बाद से अब हो रहा है कि प्राइवेट बैंक्स ने क्या किया है, गवर्नमेंट बॉन्ड को इतनी भारी मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में परचेज किया है। कितनी मात्रा में, तो 83 बिलियन रुपीज़ में ये परचेज किया गया है, ठीक है। ये डेटा किसका है, तो क्लियरिंग कॉर्प ऑफ इंडिया का है, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये डेटा है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, देखिएगा, प्राइवेट बैंक्स है, ठीक है। इन्होंने क्या खरीदा है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है। कितना खरीदा है, 83 बिलियन रुपीज़ का खरीदा है, ठीक है। और ये डेटा किसका है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो ये 3-4 डायमेंशन हैं इस क्वेश्चन के या इस इन्फॉर्मेशन के, ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हेन वाज साथी प्रोग्राम लॉन्च, ठीक है। तो साथी प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। साथी प्रोग्राम क्या है, तो सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये साथी प्रोग्राम था। अब अभी हम लोग देखेंगे साथी प्रोग्राम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा, पर आपको ये बताना है अभी कि साथी प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2018, सेकेंड ऑप्शन है 2019, थर्ड ऑप्शन है 2020 और फोर्थ ऑप्शन है 2021, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है 2020 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। साथी का मतलब क्या है यहाँ पे, तो साथी इसलिए इंक्लूड किया गया है ये वाली न्यूज़, क्योंकि साथी जो प्रोग्राम है वो शायद कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ गई है रिसर्च इंस्टीट्यूशन में। तो साथी क्या करता है, जैसे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए कोई बैंगलोर का रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई ऐसी मशीन उनको चाहिए बैंगलोर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, जो कि गुवाहाटी में है, ठीक है, जो कि गुवाहाटी के पास है, ठीक है। कोई ऐसी मशीन है, मान लीजिए कोई जीपीएस ट्रैकर मान लीजिए है, जो कि बहुत ही एडवांस है, ठीक है। जीपीएस ट्रैकर है जो कि बहुत एडवांस है। तो क्या होगा, ये इनको दे सकता है, ठीक है, ये बैंगलोर इंस्टीट्यूट को दे सकता है, बैंगलोर फिर किसी और को दे सकता है, या ये जीपीएस ट्रैकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए। तो इसको कहते हैं, इसी के लिए ये प्रोग्राम आया था, साथी प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, दिस प्रोग्राम एम्स एट इस्टेब्लिशिंग सेंटर्स इक्विप्ड विद एडवांस एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सप्लाई किया जाएगा, जिससे क्या होगा, कोलैबोरेशन होगा और रिसोर्स शेयरिंग होगी अमंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। मान लीजिए ये रिसोर्स है इनके पास, तो ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी भी शेयर कर रही है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी शेयर कर रही है, और भी लोग जो भी शेयर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यही कैंसिल हो गया, ये स्कीम ही कैंसिल हो गई कि कोई अपना जो रिसोर्स शेयर कर सकता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंस्टीट्यूशंस में कि किसी मान लीजिए अब रांची यूनिवर्सिटी को ये ज़रूरत है, पर अब ये स्कीम चलती ही नहीं है, तो वो कैसे इस रिसोर्स को एक्सेस करेगी, जीपीएस ट्रैकर को, ठीक है, हाईली एडवांस जीपीएस ट्रैकर को। तो इसलिए ये स्कीम आई थी जिसका नाम था साथी, और ये कब आई थी, तो ये 2020 में आई थी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल किसको घोषित किया गया है, किसको नेम किया गया है, आपको ये बताना है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है ममता बनर्जी, सेकेंड ऑप्शन है सौरव गांगुली, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद शमी और फोर्थ ऑप्शन है शाहरुख खान।
तो साथियों इसका सही आंसर है सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली जी को घोषित किया गया है, जो बंगाल टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो ममता बनर्जी ने इनको नेम किया है सौरव गांगुली एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। ठीक है, डायरेक्ट से क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा आपको कुछ बताना है नहीं, बस ध्यान दीजिएगा सौरव गांगुली है, ना कि शाहरुख खान या मोहम्मद शमी या ममता बनर्जी। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए? सौरव गांगुली हो गए, दादा हो गए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिल्लीज खान मार्केट एज पर मेन स्ट्रीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड रिपोर्ट। ठीक है, तो दिल्ली खान मार्केट की आपको रैंक बतानी है किस रिपोर्ट के अनुसार? मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 21, सेकेंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 23 और फोर्थ ऑप्शन है 24। ठीक है, तो दिल्ली खान मार्केट, दिल्ली में जो खान मार्केट, जो रिटेल मार्केट है, उसमें आपको दिल्ली की रैंक बतानी है कि कौन सी रैंक है। तो साथियों इसका सही आंसर है 22। ठीक है, 22। पिछले साल कितनी थी? 21 थी। ठीक है, पिछले साल कितनी थी? 21 थी। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड ने ये रिपोर्ट निकाली है, मेन स्ट्रीट्स अक्रॉस द वर्ल्ड रिपोर्ट, जिसके चलते दिल्ली की जो खान मार्केट है वो 22वें स्पॉट पे है। ठीक है, 22nd रैंक पे है, मार्किंग अ स्लाइट ड्रॉप फ्रॉम 21st पोजीशन लास्ट ईयर। ठीक है, तो 21st पोजीशन थी लास्ट ईयर और इस बार कितनी है? 22nd। ठीक है, 22nd। और सबसे महंगी कौन सी है? न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू। ठीक है, न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी स्ट्रीट है अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, क्रॉस मार्क जो स्ट्रीट की रिटेल लोकेशन के हिसाब से न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू जो है वो सबसे ज़्यादा महंगी है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इंडिया में कौन सी है? तो दिल्ली की खान मार्केट कौन से नंबर पे? 22nd पे है। पिछले साल कितने नंबर पे थी? 21st पे थी। ठीक है, तो यहाँ 3-4 डायमेंशन है, हम लोग ने देख लिया। पहली बात तो ये कि मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड कौन अनवील करता है, इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, पर एक बार देख लीजिएगा, कुशमैन और वेकफील्ड। ठीक है, कुशमैन और वेकफील्ड ने अनवील किया है मेन स्ट्रीट अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसके चलते जिसमें दिल्ली की खान मार्केट को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है, 22nd स्पॉट मिला है। इससे पहले ईयर में ये स्पॉट जो था 21st था, तो ये मार्क को ये डिक्लाइन मार्क्ड किया गया है। ठीक है, 22nd स्पॉट। और जो सबसे एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन है वो है न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू। ठीक है, न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु विंस वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप फॉर रिकॉर्ड 26 टाइम। ठीक है, तो वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, आपको ये बताना है। ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पीटर गिलक्रिस्ट, सेकंड ऑप्शन है पंकज आडवाणी, थर्ड ऑप्शन है सौरव कोठारी और फोर्थ ऑप्शन है टिम पार्कर। ठीक है, इन चारों में से किसने बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है 26th टाइम? तो साथियों इसका डायरेक्ट सा आंसर है पंकज आडवाणी, जो कि 26 बार जीतते आए हैं। ठीक है, और उन्होंने हराया है सौरव कोठारी को। ठीक है, वो भी इंडियन है, जीतने वाले भी इंडियन और हारने वाले भी इंडियन। ठीक है, मतलब हारे क्या, ये फर्स्ट रनर अप है, वो भी इंडियन। ठीक है, सौरव कोठारी और पंकज आडवाणी जी। ठीक है, तो पंकज आडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है, किसको हरा के? सौरव कोठारी को हरा के। ठीक है, सौरव कोठारी को हरा के ये जीती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए बिलियर्ड्स लिखा है ना, तो याद रखिएगा बिल। ठीक है, तो बिल याद रखिएगा, बिल किसका आया? पंखा का बिल आया। ठीक है, बिल पंखा का बिल। ठीक है, पंखा मतलब फैन। ठीक है, पंखा का बिल बहुत आया है। ठीक है, पंखा का बिल बहुत आया है। ठीक है, पंखा से याद रखिएगा पंकज। ठीक है, पंकज आडवाणी। और किसको हराया है? सौरव कोठारी को हराया है। ठीक है, सौरव कोठारी को हराया है। ठीक है, सौरव कोठारी को हराया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बिल बहुत आया है, किसका? पंखा का। पंखा से याद रखेंगे पंकज आडवाणी। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने सौरव कोठारी को हरा के ये 26 टाइम वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द नेम ऑफ रेयर मेटल डिस्कवर्ड बाय आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने वो कौन सा रेयर मेटल डिस्कवर किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गैलियम, सेकेंड ऑप्शन है टैंटलम, थर्ड ऑप्शन है स्कैंडियम और फोर्थ ऑप्शन है हैफनियम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो साथियों ये टैंटलम है, जो कि आईआईटी रोपर ने अभी डिस्कवर किया है। ठीक है, आईआईटी रोपर ने अभी क्या डिस्कवर किया है? रेयर मेटल टैंटलम। याद रखिएगा टैंटलम। ठीक है, टैंटलम। ठीक है, टैंटलम। ठीक है, टैंटलम। ठीक है, ठीक है, टैंटलम। ठीक है, टैंटलम। ठीक है, तो याद रखिएगा रोता। ठीक है,
रोता हुआ कोई अच्छा नहीं लगता ना, रोता, ठीक है। तो आर ओ से याद रखिएगा रोपर है ये, और टी ए से टैंटलम, ठीक है। रोपर आईआईटी रोपर है, और जो रेयर मेटल डिस्कवर किया गया है वो कौन है, वो है टैंटलम। और ये कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो सतलज रिवर में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। सतलज रिवर जो पंजाब में बहती है वहाँ पे ये डिस्कवर किया गया है, क्या, टैंटलम, ठीक है, टैंटलम, ठीक है। टैंटलम, रोपर ने क्या डिस्कवर किया है, टैंटलम, ठीक है साथियों। ये रोता याद रखिएगा, आर ओ से रोपर और टी ए से टैंटलम, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू हाई यील्डिंग पेपर वैरायटी, ठीक है। तो नई पेपर वैरायटी आई है जो कि हाई यील्डिंग है, तो आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है तिलक, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है सूर्या, और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रा, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सी नई वैरायटी है पेपर की, आपको ये बताना है, ठीक है। तो साथियों याद रखिएगा चंद्रा, ठीक है। चंद्रा जो है नई वैरायटी है पेपर की, और इसको किसने डेवलप किया है, तो IISR कोझिकोड ने, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड ने, ठीक है। किसने डेवलप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने, जो कि कोझिकोड का जो है इंस्टीट्यूशन, उसने न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप की है, किसकी, पेपर की। तो कैसे याद रखेंगे, आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। पेपर पे, ठीक है, पेपर पे चांद को बना दिया, ठीक है। चांद को बनाया, ठीक है, चांद को बनाया, ठीक है, चांद को बनाया, ठीक है। ये लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पेपर पे याद रखिएगा पेपर, ठीक है, पेपर से याद रखिएगा पेपर, ठीक है। चांद से चंद्रा, ठीक है। और को से कोजी कोड, ठीक है, कोची नहीं कोजी कोड, ठीक है, कोजी कोड, ठीक है, कोजी कोड, ठीक है। तो फिर से एक बार ट्रिक देख लेते हैं। पेपर पे चांद को बनाया, ठीक है, पेपर पे चांद को बनाया, ठीक है। पेपर पे क्या बनाया, चांद, ठीक है। पेपर पे क्या बनाया साथियों, चांद बनाया, ठीक है। तो पेपर से याद रखेंगे पेपर, ठीक है, पेपर जिसकी नई वैरायटी आई है, और उसका क्या नाम है, चांद से याद रखेंगे चंद्रा, ठीक है। क्या नाम, क्या याद रखेंगे, चंद्रा, ठीक है। और ये किसने डेवलप किया है, तो पेपर को चांद पे बनाया है, ठीक है। तो को से क्या याद रखेंगे, कोजी को, ठीक है, के ओ से कोजी कोड, ठीक है। कोची से कंफ्यूज मत होइएगा, कोजी कोड है, ठीक है, कोजी कोड है, ठीक है। ये पूरी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेपर को चांद पे बनाया, ठीक है। पेपर से क्या है, पेपर जिसकी नई यील्डिंग वैरायटी है, उसका नाम क्या है, चंद्रा, ठीक है। और उसमें किसने बनाया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड ने बनाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, वेयर इज एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 टेकिंग प्लेस, ठीक है। वज्र प्रहार जो है वो कहाँ हो रही है, आपको बताना है, ठीक है। वज्र प्रहार, ठीक है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार कहाँ हो रही है, आपको ये बताना है। अगर आपको ये पता है कि एक्सरसाइज किसके साथ करता है इंडिया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। थोड़ा पार्टिसिपेशन आप लोग भी दिखाइए, ठीक है। तो वज्र प्रहार साथियों कहाँ हो रहा है, आपको ये बताना है, और आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, और फोर्थ ऑप्शन है साथियों अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है वज्र प्रहार कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है मेघालय में, ठीक है। मेघालय में क्या हो रहा है, इंडो यूएस की जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, जो कि कहाँ हो रही है, मेघालय में हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है, मेघालय में हो रही है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, वज्र प्रहार के बाद, प्रहार मतलब होता है ना अटैक, वज्र मतलब बहुत हैवी अटैक, ठीक है। तो वज्र मतलब हैवी अटैक, वज्र प्रहार के बाद क्या होगा, आदमी घायल हो जाएगा ना, घायल से याद रखेंगे घालय, ठीक है। घायल से क्या याद रखते हैं, घालय, ठीक है। वज्र प्रहार के बाद क्या हो जाएगा आदमी या इंसान, तो घायल हो जाएगा ना, घायल। तो घायल से याद रखेंगे कहाँ हो रहा है, तो ये मेघालय में हो रही है, ठीक है। ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, मेघालय में हो रही है, ठीक है। और साथियों अगर आपको ये नहीं पता है कि ये किसके साथ एक्सरसाइज होती है इंडिया की, तो ये यूएस के साथ होती है, ठीक है। यूएस के साथ होती है, कैसे याद रखेंगे, वी के जस्ट पहले क्या आता है, वी के जस्ट पहले आता है यू, तो यूएस, ठीक है। याद रखिएगा यूके नहीं है, यूएस है, ठीक है, यूएस है, ठीक है। यूएस के साथ ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज होती है, और ये कहाँ हो रही है, मेघालय में हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वज्र प्रहार के बाद क्या होगा, आदमी घायल ही हो जाएगा, ठीक है। वज्र प्रहार के बाद क्या होगा, आदमी वज्र प्रहार के बाद क्या होगा, इसको हटा दीजिए, घायल हो जाएगा, ठीक है, घायल हो जाएगा, घायल हो जाएगा, ठीक है।
घायल से क्या याद रखेंगे, तो मेघालय, ठीक है, मेघालय, ठीक है। तो वज्र प्रहार कहाँ हो रही है साथियों, मेघालय में हो रही है। और किसके साथ हो रही है, तो वी के पहले क्या आता है, यू आता है, तो यूएस से साथ हो रही है, ठीक है। यूएस के साथ ये इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। कहाँ हो रही है, जहाँ पे घायल हो रहे हैं वहाँ मेघालय, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द न्यू रीलोकेटेड वेन्यू ऑफ मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है। नई लोकेशन क्या है मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप की, ठीक है। व्हाट इज द न्यू रीलोकेटेड वेन्यू ऑफ न्यू रीलोकेटेड वैल्यू ऑफ मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप की नई लोकेशन क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट इंडीज और फोर्थ ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप की अब नई वेन्यू क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये पहले कहाँ थी, पहले श्रीलंका में थी। लेकिन अगर हम अभी आप लोग ने देखा होगा कि श्रीलंका को क्या किया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। आईसीसी ने जो है सस्पेंड कर दिया है श्रीलंकन बोर्ड को, ठीक है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, साइटिंग गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो ये जो चीज़ें अभी हम लोग ने 4-5 दिन पहले ही अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में करंट अफेयर्स की वीडियो में देखी थी, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि श्रीलंका को क्या किया गया था, श्रीलंका के जो क्रिकेटिंग बोर्ड है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन श्रीलंका, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है कि जो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप पहले श्रीलंका में होने वाली थी, अब वो कहाँ होगी, साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होगी, अब वो साउथ में होगा, ऐसे याद रखेंगे। अब वो साउथ में होगा, पहले कहाँ हो रहा था, पहले नॉर्थ में हो रहा था। नॉर्थ में कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब कहाँ हो रहा है, साउथ में, मतलब साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, अब साउथ में हो रहा है, मतलब साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। पहले कहाँ था, पहले श्रीलंका में था, ठीक है। श्रीलंका नॉर्थ में है, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में है श्रीलंका, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु इज़ नेम्ड एज लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसको लीडर बनाया है ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का, ठीक है। ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का हेड किसको बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। किसको बनाया है लीडर ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना साथियों। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर अपने। तो पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र नारायण, सेकंड ऑप्शन है निक विल्सन, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यूष पांडे और फोर्थ ऑप्शन है अपर्णा गुप्ता, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। किसको लीडर बनाया गया है ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो साथियों इसका सही आंसर है अपर्णा गुप्ता को, ठीक है। अपर्णा गुप्ता को बनाया गया है क्या, लीडर ऑफ ग्लोबल डिलीवरी सेंटर बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सॉफ्ट डिलीवरी के लिए क्या करना होगा, ऐप यूज़ करना होगा, ठीक है। सॉफ्ट डिलीवरी कैसे होगी, सॉफ्ट डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी कैसे होगी, ऐप से होगी, ठीक है। सॉफ्ट डिलीवरी कैसे होगी, ऐप से होगी। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट क्या है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट है, डिलीवरी क्या है, डिलीवरी सेंटर है जिसकी बात हो रही है, जिसकी लीडर बनी है कौन, ऐप से याद रखिएगा अपर्णा गुप्ता। इनके नाम में देखिए एपी है ना, एपी, ऐप याद रखिएगा, ठीक है, अपर्णा गुप्ता, ठीक है। तो ये ट्रिक बताई है आपको, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से एक बार, थोड़ा कलर कर देते हैं, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। तो सॉफ्ट डिलीवरी के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऐप यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट डिलीवरी के लिए ऐप, ठीक है। सॉफ्ट से क्या है साथियों, सॉफ्ट से है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, अपनी ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का जो हेड बनाया है, लीडर बनाया, किसको बनाया है, ऐप को, तो अपर्णा गुप्ता को, ठीक है। तो इसमें तीनों डायमेंशन हम लोग ने कवर कर लिया। अगर आपसे पूछेगा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर किसका है, तो आप बता देंगे सॉफ्ट से याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन ये पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का लीडर किसको बनाया, तो आपको पता है डिलीवरी सॉफ्ट डिलीवरी के लिए क्या यूज़ करना है, ऐप यूज़ करना है। तो ऐप से याद रखेंगे एपी अपर्णा गुप्ता, ठीक है। अपर्णा गुप्ता जी को ये जो है बनाया गया है, काफ़ी गौरव की बात है भारत के लिए, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस बेंच के लिए, मतलब किस सेगमेंट में अपर्णा गुप्ता को लीडर बनाया है, तो आप याद रखेंगे सॉफ्ट डिलीवरी से याद रखेंगे डिलीवरी सेंटर के लिए, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के लिए, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच फिश इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड एज स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इस गुजरात की किस फिश को ये डिक्लेयर किया गया है कि वो स्टेट फिश हो जाएगी। ठीक है, तो गुजरात ने किस फिश को स्टेट फिश डिक्लेयर किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है साथियों हिल्सा, सेकंड ऑप्शन है गोल्डन महसीर, थर्ड ऑप्शन है मैकरेल और फोर्थ ऑप्शन है घोल। तो ये चार फिशेस के नाम है, आपको ये बताना है कि जो गुजरात स्टेट है हमारा इंडिया का वेस्टर्न स्टेट गुजरात, तो उसने किस फिश को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट फिश। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका सही आंसर है घोल। ठीक है, घोल इसका सही आंसर है। ठीक है, घोल इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज फिश ऑफ गुजरात। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, कैसे याद रखेंगे, जी से ही घोल है और जी से ही गुजरात है। ठीक है, तो गुजरात की जो फिश है घोल, उसी को स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, घोल को डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो स्टेट फिश है वो है पुलसा, अरुणाचल प्रदेश की है गोल्डन महसीर, असम की भी है गोल्डन महसीर, गोवा की है बिग आई मैकरल, हरियाणा की है रोहू। ठीक है, और भी कई स्टेट है, आराम से लगभग 20 स्टेट हैं जिन्होंने अपनी जो है स्टेट फिश घोषित की है। तो आप चाहे तो पूरा लिस्ट देख सकते हैं, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिएगा गुजरात की कौन सी फिश है जो कि डिक्लेयर की गई है एज स्टेट फिश। तो जी से गुजरात है और जी से ही घोल है, तो घोल। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ है यहाँ पे, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, तो गुजरात में हो रही है, जहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, तो गुजरात में हो रही है। इसको कैसे याद रखेंगे, फिशरीज कॉन्फ्रेंस कब होगी, तो रात में होगी। ठीक है, रात मतलब गुजरात। ठीक है, फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी साथियों, रात में होगी, मतलब गुजरात। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र पटेल साहब जो हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, घोल जो है डिक्लेयर किया गया है क्या, स्टेट फिश ऑफ गुजरात। तो जी से ही गुजरात है और जी से ही घोल है। ठीक है, और क्यों ये किया गया है, क्योंकि कहाँ किया गया है, तो ये ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस में किया गया है। ठीक है, फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी, कब होगी, तो फिशरीज कॉन्फ्रेंस साथियों रात में होगी। ठीक है, रात मतलब गुजरात में हो रही है ये। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग ने सारे डायमेंशंस इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है, बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए वुमेन्स क्रिकेट टीम में। ठीक है, वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट पे जो है आईसीसी ने बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है, उन्होंने ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को बैन कर दिया है पार्टिसिपेट करने से किसी भी इवेंट में। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 महीने पहले कनाडा की डेनियल मैकगाहे जो थी, वो पहली ट्रांसजेंडर बने थे जो कि पार्टिसिपेट किए थे एक इंटरनेशनल मैच में, जिसके चलते काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके बाद से आईसीसी ने क्या किया है, बैन कर दिया है ट्रांसजेंडर क्रिकेटर्स को किसी भी लेवल पे पार्टिसिपेट करने से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले तो ये याद रखिएगा किसने बैन किया है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बैन किया है। और पहले कौन ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है, तो कनाडा के डेनियल मैकगाहे। ठीक है, डेनियल मैकगाहे। ठीक है, कनाडा के डेनियल मैकगाहे जो है पहले ट्रांसजेंडर है जो कि क्रिकेटर है। ठीक है, इसी के चलते क्या हुआ है, आईसीसी ने ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेंट्स को बैन कर दिया है किसी भी क्रिकेटिंग स्पोर्ट से रिलेटेड इवेंट में पार्टिसिपेट करने से। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट विल होस्ट AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट अकेडमी। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट अकेडमी कौन स्टेट होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है केरला। तो इन चारों स्टेट में से कौन सा स्टेट है जो कि होस्ट करेगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट अकेडमी। ठीक है, तो अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले देखा था कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है कहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास एकेडमी सेटअप करने वाला था, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल एकेडमी। तो हम लोग ने देखा था वो भुवनेश्वर मतलब ओडिशा में सेट करने वाला था। ठीक है, ओडिशा में ये सेट करने वाला था, हम लोग ने अभी 3-4 दिन पहले के ही करंट अफेयर में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही आंसर है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो फीफा टैलेंट अकेडमी है वो भी कहाँ पे आएगी, ओडिशा में ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे ही आएगी। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और ओडिशा गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है फीफा के साथ
टैलेंट अकेडमी सेट करने के लिए, ठीक है, टैलेंट अकेडमी सेट करने के लिए कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। इसके साथ और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रेसिडेंट कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो मिस्टर कल्याण चौबे जो है वो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, ठीक है। तो याद रखिएगा फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ आ रही है, ओडिशा में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसे कैसे याद रखा था कि वो स्पोर्ट्स एकेडमी फुटबॉल स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ आएगी, तो कैसे याद रखा था, तो हम लोग ने याद रखा था फुटबॉल का वॉर, ठीक है, फुटबॉल का वॉर, तो भुवनेश्वर में लास्ट में वॉर था ना, लास्ट में भुवनेश्वर की कैपिटल में लास्ट में वॉर है, तो हम लोग ने ऐसे याद रखा था कि जो फुटबॉल का वॉर है वो हो रहा है, ठीक है। तो याद रखा था फुटबॉल की जो एकेडमी है वो वॉर में आ रही है, मतलब भुवनेश्वर में आ रही है, तो वैसे ही इसको भी याद रख लेंगे। जो टैलेंट एकेडमी है फीफा की या फुटबॉल की वो भी वहीं आएगी जहाँ पे एकेडमी जो स्पोर्ट की एकेडमी है, वर्ल्ड क्लास एकेडमी है, वो भी वहीं पे आएगी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेयर वॉज फिल्म बाजार लॉन्च रिसेंटली, तो फिल्म बाजार को कहाँ पे लॉन्च किया गया था आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है मुंबई और फोर्थ ऑप्शन है नोएडा, ठीक है। तो इन चारों में से कहाँ पे फिल्म बाजार जो है लॉन्च किया गया था, तो साथियों इसका सही आंसर है गोवा, ठीक है। गोवा में भी क्या हुआ था, अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया था फिल्म बाजार एट IFFI, ठीक है, IFFI जो हम लोग ने देखा था इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो भी गोवा में हुआ है। कल हम लोग ने देखा था कि माधुरी दीक्षित जी को अवार्ड मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा, इंडियन सिनेमा, माधुरी दीक्षित जी को ये अवार्ड मिला था। अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो जो करंट अफेयर की है वो जाके देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ही साथियों टेक पवेलियन और फर्स्ट VFX और टेक पवेलियन भी लॉन्च किया गया था, कहाँ पे, गोवा में ही, ठीक है। तो गोवा में ही फिल्म बाजार है और उसी बाजार में टेक पवेलियन है, VFX और टेक पवेलियन है, ठीक है, VFX और टेक पवेलियन है, ठीक है साथियों। डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ पे IFFI इवेंट होता है वहीं पे ये फिल्म बाजार है और वहीं पे VFX और टेक पवेलियन होगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस बैंक का बिडिंग प्रोसेस अभी कैंसिल कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे जो एसेट है उनको अच्छी वैल्यूएशन नहीं मिली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स बिड प्रोसेस फॉर अपॉइंटिंग एन एसेट वैल्यूएबल फॉर स्ट्रैटेजिक सेल वॉज कैंसिल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर आप बताइएगा, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट सा है कि किस बैंक की जो है बिड प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया था एसेट वैल्यूएबल अपॉइंट करने के लिए फॉर स्ट्रैटेजिक सेल, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है IDBI बैंक लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है शिवालिक बैंक लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड और फोर्थ ऑप्शन है कोची बैंक लिमिटेड। तो इन चारों बैंकों में से किसका जो है बिडिंग प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू लैक ऑफ एसेट वैल्यूएबल फॉर स्ट्रैटेजिक सेल, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है IDBI बैंक, ठीक है। IDBI बैंक का जो है अभी बिड प्रोसेस कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि इसको बेचना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इसकी स्ट्रैटेजिक सेल करनी है, पर वैल्यूएबल सही से नहीं मिल रहा है, जो बिडर्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये बिडिंग प्रोसेस पूरा कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि IDBI बैंक लिमिटेड जो है उनका जो है बिडिंग प्रोसेस कैंसिल कर दिया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, कोई आईडी नहीं मिली इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। याद रखिएगा IDFC बैंक नहीं है, यहाँ पे IDBI बैंक की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई आईडी नहीं मिली इसलिए जो है बिडिंग प्रोसेस कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। आईडी नहीं मिली तो आईडी नहीं मिली, ये देखिए आईडी है ना स्टार्टिंग में ही, तो आईडी नहीं मिली इसलिए जो है बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों इंटरनेशनल एमी अवार्ड से रिलेटेड। तो दो इंडियंस हैं जिनको एमी अवार्ड्स मिला है। पहली तो है एकता कपूर जिनको प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है, ठीक है, प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट अवार्ड मिला है। और वीर दास जो कि कॉमेडियन है, इनको कॉमेडी सीरीज़ के लिए ये ऑनर्स दिया गया है, ठीक है। कॉमेडी सीरीज़ के लिए वीर दास को दिया गया है और एकता कपूर को क्या दिया गया है, डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है किसको एकता कपूर को और वीर दास को। वीर दास आप जानते हैं कॉमेडियन है, बहुत बड़े बेहतरीन कॉमेडी करते हैं। और एकता कपूर आप जानते हैं वो जो नागिन वागिन जो हम लोग के डेली सोप्स आते हैं ना, उसकी ये डायरेक्टर रहती हैं, ठीक है। तो इनको भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो एमी अवार्ड किसको मिला है, तो एकता कपूर जी को मिला है और वीर दास को मिला है, ठीक है। एकदम आसान सा था, इसमें ज़्यादा हमको लगता नहीं है आपको कुछ ट्रिक बताने की ज़रूरत है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक विंस
जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ठीक है। तो जेसीबी प्राइज़ जो है किस बुक को मिला है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन होंगे, एक तो जेसीबी प्राइस, ऊपर से बुक और ऑथर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग देखेंगे, बुक और ऑथर। तो पहले आप ये बताइए जेसीबी प्राइस जो है किस बुक को मिला है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राइज ऑफ नियो लिबरलिज्म, सेकेंड ऑप्शन है हिंदू एंड हिंदुत्व, थर्ड ऑप्शन है नेशनलिज्म और फोर्थ ऑप्शन है फायर बर्ड, ठीक है। तो किसको जेसीबी प्राइस मिला है आपको ये बताना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जेसीबी प्राइस किसको मिला है। तो साथियों इसका सही आंसर है फायर बर्ड, ठीक है। फायर बर्ड जो है जेसीबी प्राइस की विजेता बनी है, ठीक है। और इसके राइटर कौन है, पेरूमल मुरुगन साहब जो हैं, पेरूमल मुरुगन साहब जो हैं इस बुक के ऑथर हैं, ठीक है। पेरूमल मुरुगन जो है फायर बर्ड के ऑथर हैं, जिसको ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा, इंग्लिश में। तो जनानी कनानन साहब ने ये ट्रांसलेशन किया है, ठीक है। ट्रांसलेशन आपको नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि जेसीबी प्राइस किसको मिला है, तो पेरूमल मुरुगन को मिला है, ठीक है। पेरूमल मुरुगन को मिला है और किस बुक के लिए मिला है, फायर बुक के लिए, फायर बर्ड के लिए, ठीक है। फायर बर्ड के लिए, ठीक है, फायर बर्ड के लिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जेसीबी वाली जो बुक थी उस जेसीबी फायर पर है, ठीक है। जेसीबी फायर पर है, ठीक है, फायर पर है। जेसीबी किस पर है, फायर पर है, ठीक है, फायर पर है, ठीक है। जेसीबी किस पर है साथियों, फायर पर है। जेसीबी से क्या है, तो जेसीबी प्राइस है, ठीक है, जो पूछा गया है। फायर क्या है, फायर बर्ड जो है बुक का नाम है, ठीक है। फायर बर्ड जो बुक का नाम है, पर है पीईआर से क्या है, पेरूमल मुरुगन साहब जो हैं इसके ऑथर हैं, इसके राइटर हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जेसीबी फायर पर है, ठीक है। जेसीबी किस पर है, तो जेसीबी याद रखिएगा फायर पर है। जेसीबी जो मशीन होती है ना खुदाई करने वाली, ठीक है, आपको पता ही होगा, आप लोग तो रील्स देखते रहते हैं, ठीक है। तो जेसीबी कहाँ पे है, तो जेसीबी फायर पर है। तो जेसीबी से जेसीबी प्राइस हो गया, फायर से क्या हुआ, फायर से बुक का नाम हो गया फायर बर्ड, और पर से क्या हो गया, पीईआर से तो पेरूमल मुरुगन साहब जो हो गया, ये इनका नाम जो है, इनके नाम में पीईआर है ना स्टार्टिंग में, तो इससे यहाँ हमने उठाया है पेरूमल मुरुगन साहब जो है इसके राइटर हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा इसके बाद। तो आपको बताना है हेमा जोशी की बुक जो है दो पलकों की छाँव में, उसको किसने लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर हेमा जोशी की बुक है दो पलकों की छाँव में। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है अमिताभ भट्टाचार्य, सेकेंड ऑप्शन है प्रसून जोशी साहब, थर्ड ऑप्शन है इरशाद कामिल साहब और फोर्थ ऑप्शन है मनोज मुंतजिर शुक्ला, ठीक है। तो बताना है आपको इन चारों में से किसने लॉन्च किया है दो पलकों की छाँव में, जो कि डॉक्टर हेमा जोशी की बुक है। तो साथियों इसका सही आंसर है प्रसून जोशी ने, ठीक है। प्रसून जोशी साहब ने क्या किया है, लॉन्च किया है किसकी बुक, हेमा जोशी की बुक, जिसका नाम है दो पलकों की छाँव में, ठीक है, दो पलकों की छाँव में, ठीक है, दो पलकों की छाँव में, ठीक है। प्रसून जोशी ने ही हेमा जोशी जी की बुक लॉन्च की है दो पलकों की छाँव में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जोशी जोशी हो गए, एक तो ये हो गया, और याद रखिएगा दो पलकों की छाँव में, तो दो जोशी हैं तो दो पलकों की छाँव में, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, प्रसून जोशी, हेमा जोशी, दो है तो दो पलकों की छाँव उनकी बुक हो गई जिनको लॉन्च किया गया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो आ गई होगी। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।